मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम हॉलीवुड की बहुत सी ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान मार्स पे रह रहा है। फिल्मों से निकलकर अगर हकीकत में देखा जाए तो 20 से 30 साल के बाद इंसान मार्स पर चला जाएगा और इसके लिए आज से ही हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर जर्नी टू मार्स का एक प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ जो नासा ने बनाया है और इसमें आपको नज़र आ रहा है वो तमाम चीज़ें जो हम मार्स पर जाने के लिए कर रहे हैं। बहुत से मुल्क मार्स पर ऑलरेडी अपनी सैटेलाइट्स और एक्सप्लोरेशन मिशन भेज चुके हैं, जिनमें अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है और इंडिया तक मार्स में अपना एक्सप्लोरेशन मिशन भेज चुके हैं। इसके साथ साथ मार्स की ज़मीन पर मुख्तलिफ रोवर्स उतारे जाते हैं जो कि रोबोट्स होते हैं और वो मार्स की ज़मीन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं। याद रहे कि मार्स तक जाने के लिए हमें 7 से 9 महीने दरकार हैं। मैं सिंगल वे की बात कर रहा हूँ और उसके लिए आपको जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करना पड़ता है उससे मैसेज ज़मीन तक 20 मिनट तक पहुँचता है। 20 मिनट का डिले है, जबकि हमारे क्रूज़ की स्पीड 126,000 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्स पर जाने के लिए जो ट्रेजेक्ट्री हम लेते हैं वो स्ट्रेट नहीं होती। मसलन हम ये समझते हैं कि ज़मीन से हम एक क्रूज़ भेजते हैं जो कि सीधा जाता है और मार्स पर लैंड कर जाता है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ता है कि 6 महीनों या 9 महीनों के बाद जब वो मार्स पर पहुंचेगा तो मार्स तो अपने ऑर्बिट में आगे ट्रेवल कर चुका होगा। आप अगर इस तस्वीर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस देर हमने क्रूज़ या एक्सप्लोरेशन मिशन ज़मीन से मार्स की तरफ भेजा तो मार्स की उस वक्त लोकेशन कुछ इस तरीके से थी, लेकिन जब 9 महीनों के बाद वो मार्स पर पहुंचेगा तो मार्स यहाँ पर चला जाएगा। तो हमें एस्टिमेट करना होता है कि मार्स की लोकेशन 8 से 9 महीनों के बाद क्या होगी और हमें उसके लिए एक प्रोजेक्टाइल पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन भी नज़र आएगी जो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और आपने ज़मीन पर जब मिशन को भेजा तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए मार्स पर लैंड किया। मार्स पर हम बहुत से मिशन भेज चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा रोवर्स की। तो पहला रोवर जो मार्स पर भेजा गया उसका नाम था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर एक छोटा रोबोट था जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है और ये 1996 में नासा ने मार्स पर भेजा था। इस पे बहुत से कैमरे लगे हुए थे और इसने हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दी। लेकिन 2004 में हमने 2 और रोवर्स भेजे। 2003 और 2004 में हमने स्पिरिट भेजा जो कि 2010 में ख़राब हो गया, लेकिन इसने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। और आप ये देख सकते हैं कि रोवर अपनी एनर्जी सोलर पैनल्स के ज़रिए लेता है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैमराज इंस्टॉल होते हैं। इसी तरीके से दूसरा रोवर अपॉर्चुनिटी था जो 2003 को भेजा गया और ये कुछ वक्त के लिए भेजा गया था, लेकिन इसने हमें काफ़ी ज़्यादा डाटा दिया और 10 साल तक ये रोवर एक्टिव रहा। अब हम आते हैं क्यूरोसिटी रोवर की तरफ जो कि एक बहुत बड़ा रोबोट था। मैं आपको यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग दिखा रहा हूँ जब ये लैब में डिज़ाइन हो रहा था और इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि इसके सामने हमारी हाइट बहुत छोटी है। ये एक मिनी ट्रक के बराबर रोवर था जिस पर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए थे और इसे 2011 में भेजा था। इस पर बहुत किस्म के कैमरा लगे हुए थे जो कि ज़मीन को, मार्स की ज़मीन को गौर से देखते थे, मुख्तलिफ तस्वीरें लेते थे, हमें भेजते थे। ये ऑटोमेटिकली मूव करता था और इसे ज़मीन से भी कंट्रोल किया जा सकता था। याद रहे कि जब ये रोवर क्रूज स्टेज से सेपरेट होता था तो उसके साथ साथ ये मार्स की एनवायरनमेंट में दाखिल होता था। मार्स की एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है जिस तरह की ज़मीन की एटमॉस्फेयर है, और उसमें दाखिल होने के बाद ये पैराशूट ले लेता था और इसे मनूवर किया जाता था कि इसने कहाँ पर उतरना है या कहाँ पर इसकी लैंडिंग सेफ है। ये अपना डेटा हमें भी भेजता रहता था। और उसके बाद पैराशूट ख़त्म होने के बाद एक क्रेन यूज़ होती थी जिसे स्काई क्रेन कहते हैं, जिसमें थ्रस्टर्स लगे होते हैं और वो इसको सेफली ज़मीन पर उतारती हैं।
तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी पूरी ट्रेजेक्टरी दिखाई। अगर आप स्काई क्रेन देखना चाहें तो आपको यहाँ पर थ्रस्टर्स नज़र आ रहे हैं और इसको कंट्रोल करके हम सेफ जोन में उतारते थे और उतरने से पहले ये क्रेन भी इससे अलग हो जाती और दूर जाकर गिर जाती थी। मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि 2050 में नासा का ये कहना है कि हम मार्स में इंसान भेजने के काबिल हो जाएंगे। मार्स पे मुख्तलिफ ऐसे स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देख लिए हैं, जहां पर हम अपने रोवर्स भेजेंगे। और इसमें आपकी तवज्जो में लेके जाऊंगा गेल क्रेटर की तरफ। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक फॉरेन बॉडी यानी किसी एस्ट्रॉयड ने आकर अपना इम्पैक्ट छोड़ा होता है। मसलन अगर आप ज़मीन पर देखें तो आपको एस्ट्रॉयड्स के ऐसे इम्पैक्ट बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप मून पर देखें या मार्स पर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे। और इनमें ही एक जगह पर गेल क्रेटर पर हम क्यूरोसिटी को लैंड करने जा रहे हैं। जब क्यूरोसिटी को लैंड किया गया तो नासा ने ये तस्वीर शाया की और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यूरोसिटी को लैंड किया गया और स्काई क्रेन उससे कुछ दूर जाकर गिरी और तबाह हो गई, जो कि आपको पास नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मट्टी का कलर काफ़ी, सॉइल का कलर काफ़ी गहरा नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि स्काई क्रेन के थ्रस्टर्स की एयर की वजह से, फ्लू गैसेस की वजह से यहाँ पर मट्टी दूर दूर चली गई और नीचे से गहरी मट्टी निकल आई है। हमने गेल क्रेटर का ही इंतखाब क्यों किया नासा का रोवर उतारने के लिए? उसकी वजह आपको ये ड्राइंग दिखाएगी जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि लो लैंड या लो एल्टीट्यूड्स नीले रंग के हैं और हाई एल्टीट्यूड्स ग्रीन कलर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़मीन बहुत नीचे है और ज़मीन नीचे होने का हमें क्या फ़ायदा है? हमें ये लगता है कि जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा नीचे होगी वहाँ पर पानी के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए और हम ये भी समझते हैं कि जहाँ पर पानी के मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़िंदगी के आसार भी ज़्यादा नज़र आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आज से बहुत अरसे पहले मरीख भी ज़मीन की तरह होता था। इसमें भी पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका पानी भी सूख गया और इस पर ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। और हम ये देखना चाहते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस मरीख पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। रोवर ने अब आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू कर दिया और उसने मरीख को देखना शुरू कर दिया। उसने हमें तस्वीरें भेजी और उस तस्वीरों में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली। मसलन आप यहाँ पर छोटे पेबल्स, छोटे रॉक्स की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि मरीख से आ रही हैं और आप यहाँ पर ज़मीन से भी उसको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पेबल्स तो ज़मीन के पेबल्स की तरह हैं। ज़मीन पर ये पेबल्स हमें कहाँ पर मिलते हैं? ये छोटी छोटी रॉक्स हमें कहाँ पर मिलती हैं? ये रॉक्स दरियाओं के बेड्स में मिलती हैं, सूखे दरियाओं की गहराई में मिलती है। इसका मतलब ये है कि मरीख पर, इस जगह पर कभी कोई दरिया बहता था। यहाँ ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रॉक्स 3 किस्म की होती हैं। इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स लावे के ठंडे होने से बनती हैं। जब आतिशफ़शां फटते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वहाँ से लावा निकलता है और लावा के ठंडे होने से हमें गहरे रंग की इग्नियस रॉक्स मिलती हैं। इसी तरीके से समंदर और दरियाओं में हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं जहाँ पर पानी के फ़्लो की वजह से नमकियात इकट्ठे होते रहते हैं और उन नमकियात के इकट्ठे होने की वजह से वहाँ पर रॉक्स बन जाती हैं जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है और ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। ये उन जगहों पर बनती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या प्रेशर हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर समंदर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर इस जगह पर, और नीचे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर है। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपको रॉक्स मिलेंगी वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी। हमने मरीख पर, गेल क्रेटर पर सेडिमेंट्री रॉक्स देखी और उनको ड्रिल किया ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, लेकिन ये क्या, मरीख तो अंदर से ग्रे कलर का है। आपको ग्रे कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है, हालांकि हमने सिर्फ 2.5 इंच का ड्रिल किया है। इसका मतलब यह है कि ज़मीन के ऊपर, इसका मतलब तो यह है कि मरीख के ऊपर जो ब्राउन कलर हमें नज़र आ रहा है वो उससे मुख्तलिफ है जो मरीख की ज़मीन के अंदर का कलर है। हमने ये मट्टी ली और इसको एनालाइज करना शुरू कर दिया और ये एनालाइज किया क्यूरोसिटी रोबोट ने या होवर ने, और इस रोबोट ने हमें उसका एनालिसिस करके बताया कि इसमें कार्बन मौजूद है,
लाइफ का एलिमेंट, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और जो ज़मीन पर भी मौजूद हैं। इसीलिए हम ये समझते हैं कि आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले मरीख पर पानी की भरमार थी, पानी बहुत ज़्यादा थे और हमें शुबा है कि शायद उस वक्त मरीख पर ज़िंदगी के भी आसार मौजूद होंगे। इसीलिए आज भी हम मरीख पर फॉसिल्स की तलाश कर रहे हैं। ये फॉसिल किसी जानदार के भी हो सकते हैं, किसी फिश के हो सकते हैं, बैक्टीरिया के हो सकते हैं, या ये फॉसिल किसी प्लांट के भी हो सकते हैं। दोनों किस्म के फॉसिल में से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मरीख पर किसी ज़माने में ज़िंदगी एग्जिस्ट करती थी, ताकि हम फ्यूचर में ये देख सकें कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से मरीख पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई और हम कैसे दोबारा मरीख को आबाद कर सकते हैं। नासा 2020 में एक और रोवर भेज रहा है जिसे मार्स 2020 कहा जाता है, और इस रोवर में बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मसलन आप देख सकते हैं इस रोवर में मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीनास का इस्तेमाल किया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि हम ज़मीन से बैठकर इसको कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ इसमें एक स्पेशल किस्म का कैमरा है, जो आपको इसकी आगे ट्रंक नज़र आ रही है, इसमें स्पेशल किस्म के कैमरे लगे हुए हैं जो कि मरीख की ज़मीन को क्लोजली देखेंगे। इसको लॉन्च करने के लिए हमने मरीख पर 3 साइट्स का इंतखाब किया है और इनमें से किसी एक साइट पर जाकर ये रोवर लैंड करेगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी लैंडिंग के लिए भी स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये वहाँ पर लैंड करेगा तो उससे पहले तस्वीरें भेजेगा और उन तस्वीरों की बेसिस पर हम इसको मनूवर करेंगे इसके पाथ को, और इसको किसी ख़ास सेफ जगह पर लैंड करवाया जाएगा, जो कि इससे पहले रोवर्स में मौजूद नहीं थी। इसी तरीके से ये रोवर अपने डिज़ाइन मिशंस को पूरा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें कुछ ऐसे सैंपल्स भी भेजेगा जो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ से सैंपल्स लेने हैं। इस रोवर को 2020 में मरीख पर भेजा जाएगा और इसमें 23 किस्म के मुख्तलिफ कैमरे लगे होंगे, जिसमें इंजीनियरिंग कैमरे भी होंगे, जिसमें साइंटिफिक कैमरे भी होंगे, इसमें स्पेक्ट्रोमीटर्स भी होंगे, और इससे हमें मरीख के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हमारा गोल ये है। और ये सब करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मुस्तकबिल में हम मरीख पर बच सकते हैं, मरीख पर ज़िंदगी क्यों ख़त्म हुई, अगर मरीख पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती थी तो वो क्यों ख़त्म हुई, और क्या मरीख को दोबारा बसाया जा सकता है। तो ये अंकल बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं मेरी वीडियो से और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।